ओके, तो हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। फिजिकल केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। फिजिकल केमिस्ट्री टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमारे? 6 चैप्टर हैं। तो 6 में से हम लोग पहला शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर को शॉर्ट में बता देता हूं कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो या तो उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, समझ आ रहा है? जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोपिकली चेक करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर ढांचा कुछ दिखाई देता है। और कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जिनके कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉलिड्स हैं वो दो हिस्सों में बांटे गए हैं। सॉलिड जितने भी पाए जाते हैं वो कितने हिस्सों में बांटे गए हैं? दो। एक जिनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और दूसरा जिनका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जिनका स्ट्रक्चर होता है उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आपका सॉल्ट, ये भी एक क्रिस्टल है। सॉल्ट क्या है? एक क्रिस्टल है, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है। समझ आ रहा है? और अपन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर भी बात करेंगे। जैसे मैं ग्लास के बारे में बात करूं, ग्लास, तो ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। कौन सा सॉलिड? जिनका कोई फॉर्म नहीं होता, मॉर्फ नहीं होता, अमॉर्फ कहते हैं उनको। मॉर्फ यानी फॉर्म, मॉर्फ यानी क्या होता है? फॉर्म। तो आप बेसिकली याद रखो कि इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? दो टाइप के सॉलिड्स बात करने वाले। एक जिनका जिनका क्या होता है? प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। एटम्स जो है ना, अभी पूरा डेफिनेशन वगैरह सारी चीज बात करते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है ना दिमाग में इतनी फिट कर लो चीजें, चैप्टर में क्या कर रहे हैं। दूसरे कौन से सॉलिड के बारे में बात करने वाले? जिनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। समझ आ रहा है? मतलब अगर मैं एटॉमिक लेवल पे बात करूं तो बात कर रहा हूं, पार्टिकल उस पे लेवल पे बात कर रहा हूं। उनको बोलते हैं अमॉर्फ। क्या बोलते हैं? या अमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड के कितने टाइप है? दो। एक कौन सा? क्रिस्टलाइन, और दूसरा कौन सा? एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, एमॉर्फस सॉलिड का अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो इसको फर्दर डिटेल में बात करने वाले टाइप्स किसके अंदर होंगे भाई? जिसका स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली आप चैप्टर में अगर आप देखोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही डिटेल में पूरा बात किया गया। एमॉर्फस को आपको सिर्फ शुरुआत में थोड़ा डिस्टिंग्विश के हिसाब से पढ़ लेना है, बाकी एमॉर्फस की कहानी खत्म। अच्छा, एमॉर्फस में एग्जांपल आप याद कर लीजिए, इस पे सवाल आपको पूछ सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, ग्लास, ये कौन है? एमॉर्फस सॉलिड है। और एग्जांपल बताता हूं, टार सुना है आप लोग ने? टार, टार, हाँ तो क्या बोलते हैं उसको? डांबर। क्या होता है? तो डांबर को टार कहा जाता है। तो वो भी क्या है? एक एमॉर्फस सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? याद रहेगा इतना एग्जांपल। अभी चैप्टर शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइन के बारे में पूरा डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपन। कितने कितने टाइप्स होते हैं, फिर उसके अंदर डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डिफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, उस पर ही बात करेंगे अपन। सबसे पहले अच्छा, इस चैप्टर में जब भी पार्टिकल्स बोलूंगा ना मैं, तो वो एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। याद रखिएगा इन सबको टुगेदरली हम लोग जो है ना एक पार्टिकल बोलेंगे तो मतलब समझ जाना है वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। चलो इधर देख लो, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के कितने टाइप है जल्दी से बताओ? मैंने अभी बताया आपको दो टाइप है। तो यहां से टिक मार्क भी कर लेना। आपको इसका एक्सप्लेनेशन आप एक काम कर सकते हैं, या तो थियोरेटिकल पूरा लिख सकते हैं, या तो अगर आसान करना है ना दोनों टॉपिक एक साथ, तो मैं जैसे डिस्टिंग्विश बताऊंगा ना वैसे इसको कर लीजिएगा। कॉलम बना के डिस्टिंग्विश बना लेना, मतलब पहला आंसर ही डायरेक्टली क्या लिखोगे? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिस्टिंग्विश कर लोगे। तो यहां पर आप पहले तो ये स्टेटमेंट लिख लेना अपने नोटबुक में, टाइप्स ऑफ, यहां से थियरी लिखना शुरू करना है आपको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, नेमली पहला कौन सा बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरा कौन सा? एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपको बेसिक डिस्टिंग्विश बता देता हूं तो दोनों टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और क्या करना बच्चों, सुनो, यहां पर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं क्रिस्टलाइन के, और अगर नेक्स्ट पेज पर देखोगे तो एमॉर्फस के आपको 3 पॉइंट्स दिए गए। तो अगर ये 3 पॉइंट डिस्टिंग्विश कर लेते हैं तो दोनों आंसर आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ही पॉइंट आपको बोलने होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक बेसिक डिस्टिंग्विश बता देता हूं जरा। ठीक है,
ये जो आप जितने भी बॉल्स देख रहे हो ऐसे छोटे छोटे, ये आपके एटम्स हैं, या तो आयंस है या तो मॉलिक्यूल्स है। तो जनरली मैं क्या बोल दूंगा इनको, पार्टिकल्स बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, पार्टिकल्स। अच्छा, इन दो डायग्राम में हमको क्या समझ आता है इसको समझिए। अगर मैं कहीं से भी ना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये एक लाइन ड्रॉ किया। अगर आप देखोगे इसके अंदर, ये बड़ा वाला जो ग्रीन वाला बॉल है वो इतने डिस्टेंस के बाद फिर रिपीट कर रहा है, इतना डिस्टेंस हुआ फिर रिपीट कर रहा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ऑर्डर्ड दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहा है ये, ऑर्डर्ड। ऐसा डिसऑर्डरनेस दिखाई दे रहा है क्या कहीं? तो मतलब दूर तक आप देखोगे ना, जब इसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है, तब आपको सारे एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स या आयंस, में इन जनरल बात करूंगा, पार्टिकल्स, क्या बात करूंगा, तो पार्टिकल्स कैसे दिखाई देते हैं, ऑर्डर्ड। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, बहुत दूर तक ऑर्डर्ड होते हैं। हाँ, इनमें डिफेक्ट भी होता है, लेकिन ज्यादा दूर तक इनमें क्या दिखाई देता है आपको, ऑर्डर दिखाई देता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाई देता है। अच्छा, अगर आप बोलोगे सर ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो फिर भी देखोगे तो ये ऑर्डर दिखाई देगा आपको। एक बड़ा स्फीयर है, फिर छोटा वाला, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो ऑर्डर ही दिखाई दे रहा है ना। नहीं आ रही बात, कुछ इरेगुलरिटीज दिखाई दे रही है कहीं भी नहीं। तो ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कौन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गया बात को, जिसमें ऑर्डर अरेंजमेंट दिखाई देता है। अच्छा, ये वाले में चेक करें, आप कहीं पर भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं मैं ऐसे, देखो कोई कोई ऑर्डर, कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर, नहीं ना। अगर मान लो मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बड़ा है, छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बाद में देखो ऑर्डर बिगड़ गया, फिर क्या हो गया, ऑर्डर। अगर ऐसे ही चलता रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कौन है, एमॉर्फस है। कौन है बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड्स। कुछ आई बात समझ में? तो अगर मैं एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे बात करूं, तो पार्टिकल्स का यहां पर अरेंजमेंट शॉर्ट टर्म तक ऑर्डर होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहां तक ऑर्डर्ड है ना, उसके बाद क्या हो गया, नहीं आ रही बात समझ में, बहुत कम डिस्टेंस तक क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, उसके बाद ऑर्डर क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इरेगुलरिटीज दिखाई देती है यहां पर, और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेगुलरिटीज दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो बेसिक डिफरेंस समझ आ गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। इतनी कहानी समझ में आ गई। और भी पॉइंट्स है इसके बारे में, और भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे एक पॉइंट इसका ना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट, बहुत आसान पॉइंट है, बहुत ही आसान पॉइंट है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये किसी, अगर मान लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे 60 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब 60 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू होगा और 60 डिग्री पर ही पूरा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाए। जैसे 60 पर पहुंचेगा, हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट होना शुरू होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, 60 पर ही पूरा क्या हो जाएगा। तो ये एक पीक पॉइंट पर, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है इनका, इनका मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होता है। जैसे मान लीजिए क्या नाम है, ये 60 पर, मान लो 60 डिग्री पर ये मेल्ट होना शुरू हुआ, तो आप इसे थर्मामीटर लगा के रखें, हीट देते जा रहे हैं, ये पिघल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर, पूरा ये 60 पर नहीं पिघलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा 61, 62, 63, 64, 65, 66 फॉर एग्जांपल। तो 60 से लेकर 66 तक जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तब जाके ये क्या होगा, मेल्ट होगा। मतलब क्या समझ में आ गया, इस ये सिर्फ एक ही मेल्टिंग पॉइंट पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और ये वाला क्या होता है, इसका रेंज होता है ना। जैसे 60 से मैंने कितना बोला, 66। तो ऐसे नंबर होंगे जिसके इस इंटरवल में ये क्या होगा, पिघलेगा। ये किसी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पर पिघलता। आई बात समझ में? ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला तो डेफिनेशन हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट रहा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है इसका, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है, शॉर्ट रेंज तक ऑर्डर होते हैं, बाद में फिर इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरा मैंने मेल्टिंग पॉइंट पर बोला, ये वाला शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, मतलब इंटरवल होता है। टेम्परेचर का क्या होता है, या रेंज बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, रेंज। तीसरा पॉइंट,
अच्छा, आप लोग ने फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया कि ये एक ग्लास एग्जांपल होता है। इसके अंदर एमॉर्फस में कौन सा एग्जांपल होता है? ग्लास है, टार है। तो मैं बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि आप लोग ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करता हूँ। सिंबल आपको याद है हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे? म्यू सिंबल इस्तेमाल करते हैं, या एन भी सिंबल इस्तेमाल किया करते हैं। तो इसमें याद रखना, ग्लास के अंदर, अमॉर्फ के अंदर, किसके अंदर? तो अमॉर्फ के अंदर हम लोग ने क्या देखा बच्चों? अगर मैं लाइट इसमें ऐसे पास करता हूं, ठीक है, ऐसे पास करता हूं, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, या एंगल ऑफ क्या नाम है, रिफ्रैक्शन आर, साइन आई अपॉन, याद आ रहा है? अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, कोई भी दिशा से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप इसको कोई भी डायरेक्शन से चेक करते हो, इसकी वैल्यू सेम आती है, कांस्टेंट आती है। क्या आती है? इसके अंदर, अमॉर्फ के अंदर कांस्टेंट आती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक किसको कहते हैं? ठीक है, अगर प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसी भी दिशा से मेजर करते हो और वो वैल्यू क्या आती है? सेम। ग्लास के लिए आप कोई भी डायरेक्शन से चेक करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 है तो 1.5 ही आएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को आइसोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक। बहुत काम की बात बता रहा हूं, याद रखना। प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आती है? सेम आती है, तो उसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो ऐसा किस में होता है? अमॉर्फ में होता है। कहां पर होता है? अमॉर्फ में होता है। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर मैं यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करूं, यहां से मेजर करूं, या यहां से मेजर, तो हर डायरेक्शन से म्यू की वैल्यू यहां पर अलग आएगी, यहां अलग आएगी, और यहां पर क्या आएगी? तो क्रिस्टलाइन वाले में एक्चुअल में अलग आता है, जिसके अंदर ऑर्डर्ड है। तो ये वाला हो जाता है बच्चों एन आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? तो एन आइसोट्रॉपिक समझने से पहले आइसोट्रॉपिक समझना पड़ेगा ना आपको। 3 पॉइंट हो गया, डिस्टिंग्विश समझ में आ गया। पॉइंट टिक मार्क करा दूंगा अभी, लेकिन मोटा मोटी आपके दिमाग में देखो ये 3 पॉइंट भेजे में गया कि नहीं। पहले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं अरेंजमेंट की। पार्टिकल का अरेंजमेंट यहां पर कैसा होता है? ऑर्डर्ड होता है। ये कौन है? क्रिस्टलाइन। वो कौन है? अमॉर्फस सॉलिड है। इसमें ऑर्डर्ड होता है और इसके अंदर डिसऑर्डर्ड बोल सकते हैं, या इररेगुलर होता है। ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट। सब पॉइंट में मिलेगा अभी अपने को। मैं शॉर्ट में पहले दिमाग में फिट करते जा रहा हूं क्या चीज है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, और इसका बराबर शार्प नहीं होता है, मतलब रेंज होता है इसका। मेल्टिंग पॉइंट का इसका क्या होता है? रेंज होता है। एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघलता, रेंज ऑफ टेम्परेचर पर पिघलता ही। अच्छा, क्या नाम है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टी है, अगर इसमें मेजर किया जाता है किसी भी डायरेक्शन से, अलग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, तो क्या आती है? सेम आती है। इसलिए क्या कहा जाएगा इसको? आइसो। तो क्रिस्टलाइन वाला क्या होगा? एन आइसोट्रॉपिक। और ये वाला क्या होगा? आइसोट्रॉपिक। हो गया 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट हो जाएगा एक्चुअल में बनाएंगे तो। आ जाओ मैं पॉइंट बना लूं। चलो चलो, शॉर्ट में बच्चों मैंने अभी समझा दिया आपको। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एग्जांपल अगर देखना है तो यहां पर कुछ फोटोज बने हुए, ये देखो। ये सब आपका क्या है? ये ब्लू विट्रियोल है। कौन है पता है? ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? CuSO4 पढ़ा होगा ना। हाँ, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। ये कौन है? आपका सॉल्ट है। ये आपका शुगर है। ये गन्ना दिख रहा है ना, ठीक है, उसका शुगर। अब डायरेक्ट ऐसे गन्ना छीलने पे गन्ना, ये शक्कर नहीं निकलता है। हाँ, नहीं तो अलग ही सोच लोगे आप। ठीक है, ये क्या नाम है, फैक्ट्रीज में बनता है ये केमिकल के थ्रू। हाँ, घर पे आप गुड़ बना सकते हो उसके रस का। अच्छा खैर, ठीक है। ए पॉइंट्स पर आ जाओ बच्चों, पॉइंट्स पर आ जाते हैं। इधर का पहला पॉइंट फिर उधर का पहला पॉइंट बताऊंगा, सुनो। इधर पढ़ते हैं पहला पॉइंट। देयर इज अ रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हो गया एक पॉइंट। आपको यहां पर क्या दिखाई देता है? रेगुलरिटी। पीरियोडिसिटी मतलब
रेगुलर इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है पैटर्न, नहीं रिपीट कर रहा था क्या? तो पीरियोडिसिटी, दो वर्ड हो गए। देयर इज अ रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दो वर्ड को पकड़ के रखने का, रेगुलरिटी, पीरियोडिसिटी, ठीक है। अच्छा, यही पॉइंट को अगर मुझे यहां बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट, ऐसे करके अगर उसके हिसाब से बनाना है, यहां पर क्या होता है? देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एमॉर्फस सॉलिड, अगर वैसा पॉइंट बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज यहां से याद करना चाहते हैं तो आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एमॉर्फस सॉलिड्स आर रैंडमली अरेंज, कोई भी कहीं पर भी होता है। नहीं आ रही बात समझ में? कोई भी रैंडम मतलब समझ में आता है? अभी आप क्लास में आए, कोई भी कहीं पर भी बैठ गया, मान लो किसी की जगह फिक्स है, कोई भी कहीं पर भी बैठ गया, तो ये कैसा अरेंजमेंट हो जाएगा? रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन आप कैसे ऑर्डर में बैठते हैं, हाँ ये मेरी जगह, ये गर्ल्स लोग हो गए, उधर बॉयज हो गए, बॉयज लोग ने भी अपनी जगह पर फिक्स करके रखी है, गर्ल्स ने भी अपनी जगह फिक्स करके, है ना? अच्छा, तो एमॉर्फस में मैंने क्या बताया था आपको? इररेगुलरिटी होती है। क्या होती है? समझ में आ रहा है? तो आप ये वाला पॉइंट उसके बदले लिख सकते हो, इतना। उधर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इधर क्या बोलोगे? रैंडम अरेंजमेंट होता है। और शॉर्ट करना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो बच्चों। उधर पे हम लोग बोल सकते हैं देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन, और यहां पर क्या बोलेंगे? देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन। समझ आ रहा है? तो खुद से इसको पॉइंट बना भी सकते हैं, अदरवाइज जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट पहले में ही मैं सेकंड पॉइंट बना दे रहा हूं, सुनो। पहले में ही सेकंड पॉइंट बनाओ, टोटल 4 पॉइंट बनाएंगे अपन। ए ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग रेंज, ज्यादा दूर तक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। इसको सेकंड कर लो बच्चों, इसको क्या कर लो? सेकंड पॉइंट कर लो। इसको फिर अपन थर्ड और फोर्थ कर लेंगे, इसको सेकंड कर लो। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कैसा होता है? लॉन्ग रेंज होता है। कैसा होता है? मतलब बहुत दूर तक ऑर्डर अरेंजमेंट दिखाई देगा, फिर कहीं पर आपको डिसऑर्डर दिखेगा इसमें। तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज व्हाट? लॉन्ग रेंज। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज, या आप इसमें इसके हिसाब से भी लिख सकते हो, और पार्टिकल एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग रेंज। अच्छा, इधर आ जाओ, सेकेंड पॉइंट। ओके, यहां से इसका सेकेंड पॉइंट कर लो। द पार्टिकल डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड, इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड नहीं होता है। क्या होता है? दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसको पॉइंट में डिस्टिंग्विश बोल सकते हो। क्रिस्टलाइन दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एमॉर्फस दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। डिस्टिंग्विश में ऐसे पॉइंट बना सकते हो, या पूरा जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे याद कर सकते हो। जब आप पॉइंट याद करो तो अपने हिसाब से भी बना पाओगे आप। आपको मुद्दे पकड़ने आना चाहिए कि किसी किस मुद्दे पे बात करना है, ठीक है? चलो, ए सेकंड पॉइंट पर आ जाओ बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट पे बात कर रहे थे अपन। इधर क्या बोलेंगे बताओ? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बस इतना कर लो। और यहां पर क्या बोलेंगे? समझाने का मैंने समझा चुका हूं। यहां पर क्या बोलेंगे? अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हो गया। अब ये समझाया गया है यहां पर, यहां पर क्या किया गया है? चीजें समझाएगी। आप इतना डिस्टिंग्विश में लिखोगे काफी है। वहां पर क्या बोलेंगे? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर क्या बोलेंगे? अमॉर्फस दे डू नॉट हैव शार्प। टिक मार्क किया सभी बच्चों ने? टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करने का, टेक्स्ट बुक लेकर आना है आपको। मैं केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ओके, फिर ये सब समझाया गया है बस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसके अंदर आ जाओ बच्चों। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, क्या कह रहा है? ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर आर एनआइसोट्रॉपिक। अच्छा, अभी अपन बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे ना, स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, तो उसमें क्यूबिक वाला सिर्फ जो है ना आइसोट्रॉपिक होता है, बाकी इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं? एनआइसोट। तो आप इसको कैसे बोलो? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है? क्या बोलोगे? पूरा पॉइंट लिख दो, एक काम करो। कैसे होते हैं? ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिर्फ किसको छोड़ के? एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, समझ आ रहा है? किसको छोड़कर? क्यूबिक स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे सर क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है? तो जब हम लोग आगे चल के
टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बात करेंगे ना, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसमें एक टाइप आता है क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसका शेप क्यूब होता है। कैसा शेप होता है? क्यूबिकल होता है। तो वो वाले में वो वाला आइसोट्रॉपिक होता है, तो उसको छोड़कर, तो ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है। ए, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया कि क्यूबिक स्ट्रक्चर जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा स्ट्रक्चर इज डैश, एनाइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक? क्यूबिक वाला आइसो होगा ना, क्योंकि क्या बोला उसने, एक्सेप्ट क्यूबिक, तो क्यूबिक वाला आइसोट्रॉपिक होगा, बाकी सब कौन होंगे? एनाइसोट्रॉपिक। इन जनरल आप याद रख सकते हो क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, क्या बताओगे? एग्जाम्पल बताओ जो मैंने समझाया था आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी एक प्रॉपर्टी है, ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से इसको कैलकुलेट करूं, अगर ये सेम आती है तो आइसो होती है, और अगर ये डिफरेंट आती है तो एन आइसो होती है। तो आगे ना इसी को समझाया गया है, ये देखो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, प्रॉपर्टीज लाइक कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैंने सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर समझाया आपको, एटसेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से इसको कैलकुलेट करते हो तो इनकी वैल्यूज क्या आएगी? डिफरेंट आएगी, तो एन आइसोट्रॉपिक है। अगर सेम आएगी तो आइसोट्रॉप। अब एग्जाम में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ डिस्टिंग्विश के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, समझ में आना चाहिए कि आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक है? तो इतना पॉइंट लिख लो, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर, कौन सा वाला? क्यूबिक, आर एन आइसोट्रॉपिक। और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से चेक की जाएगी, अगर वो अलग अलग आती हैं तो ये एन आइसोट्रॉपिक होता है, अगर वो सेम आती है उसकी वैल्यूज तो आइसोट्रॉपिक होता है। तो एमॉर्फस वाला आइसोट्रॉपिक होता है, क्रिस्टलाइन वाला एन आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन में कौन सा वाला आइसोट्रॉपिक होता है? क्यूबिक वाला। खत्म हो गई कहानी, ठीक है? तो यहां से पॉइंट आपको याद करना है, टिक मार्क जितना बोला है उतना ही याद करो, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लो यहां पर। आपका जो आइस है वो एक क्रिस्टल है। आइस क्या है बच्चों? क्रिस्टल है, याद रखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड है आइस। सॉल्ट NaCl, मेटल्स जैसे सोडियम, गोल्ड, कॉपर, जितने भी मेटल है सब आ जाएंगे। मटेरियल में बात करूंगा तो डायमंड, ग्रेफाइट, सिरामिक्स आर दी एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये एग्जांपल्स भी लिखना है अपने को आगे चल के, एग्जांपल करके पॉइंट। ये कौन कौन से एग्जांपल, ये एग्जांपल याद करना क्यों जरूरी है? एग्जांपल ही आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। आइस कौन है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइस कौन है? सॉल्ट कोई भी हो जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, अगर मैं आपसे क्या नाम है, मेटल्स में पूछूं, कोई भी मेटल, सोडियम, पोटाशियम, क्या नाम, मैग्नीशियम, या क्या नाम है, एल्यूमिनियम या गोल्ड या सिल्वर या कॉपर या लोहा, आयरन, ये सारे के सारे कौन होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। मटेरियल्स में बात कर लो, जैसे डायमंड, समझ आ रहा है, ग्रेफाइट, ठीक है, फ्यूलरी, इसके सब एलोट्रॉप से बात करेंगे अपन, ये कौन हो गए? या सिरामिक, ये कौन हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एग्जांपल बहुत ही अच्छे से याद करना है, एटलीस्ट जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उतने एग्जांपल, एग्जांपल तो बहुत है लेकिन जो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स है वो अपने को आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी पर बनने वाला है। इतनी कहानी समझ आ गई सबको? अच्छा, एमॉर्फस पर आ जाते हैं, एमॉर्फस पर आ जाते हैं। अच्छा, इसका ना मतलब लिख लो पहले बच्चों आप लोग। ए अमॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म, स्ट्रक्चर, ढांचा। अमॉर्फ क्या होगा? हैविंग नो फॉर्म। अमॉर्फ क्या हो जाएगा? हैविंग नो फॉर्म। याद रखिएगा, जिनका कोई फॉर्म नहीं होगा वो अमॉर्फ कहलाते हैं, और जिनका होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। याद रहेगा? वर्ड का मतलब सबको समझ में आ गया? मॉर्फ यानी क्या होता है? मॉर्फ यानी फॉर्म, अमॉर्फ
नो फॉर्म, विच आर नो फॉर्म, विच विच हैव नो फॉर्म, हैविंग नो फॉर्म, हैविंग नो फॉर्म करके लिख दें। चलो इसका पॉइंट मार्क कर चुके हैं हम लोग यहां तक। थर्ड पॉइंट करना है, दी सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। ये एमॉर्फस कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या मतलब समझ में आता है आइसोट्रॉपिक का? अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से कोई प्रॉपर्टी चेक करते हो, सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से अगर इनकी वैल्यूज क्या आती है, सेम सेम आती है, तो आइसोट्रॉपिक। डिफरेंट आती है, एनआइसोट्रॉपिक। एमॉर्फस में क्या आएगी? सेम आएगी। एमॉर्फस में तो ग्लास एग्जांपल है, आप ग्लास के तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला करते हो, 1.5 समथिंग निकालते हैं, ठीक है? तो आप उसका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से करोगे, उसका हमेशा 1.5 ही आएगा, ठीक है? यानी सेम वैल्यूज आएंगी, तो आइसोट्रॉपिक में आता है एग्जांपल। अच्छा, इसमें एग्जांपल कर लें। ये पॉइंट समझाया गया है, अगेन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ इतना लिखना है, इतना टिक मार्क कर लेना। कर पाओगे? चलो, एकदम एग्जाम में लिखने वाला पॉइंट बता दिया मैंने आपको। ये एग्जांपल कौन है? देखो, ग्लास एग्जांपल बोला नहीं था मैंने, टार नहीं बोला था। टार यानी क्या होता है? डांबर होता है, याद रखिए, जिनको नहीं पता है वो लिख के रखो। अच्छा, इसके अलावा कौन है? प्लास्टिक्स हो गए, रबर हो गए, ठीक है, मेटालिक ग्लास हो गया। अब लेकिन सर मेटालिक ग्लास क्या होता है? देखो, ग्लास में ही ना हम लोग कुछ मेटल के आयंस डालते हैं टू प्रोवाइड अ कलर, उनको कलर प्रोवाइड। आपने ग्लास देखा होगा अलग अलग कलर के, समझ आ रहा है? तो उसके अंदर मेटल के आयंस डाला जाता है उनको कलर देने के लिए, तो उनको वो ग्लास को क्या कहते हैं? मेटालिक ग्लास बोलते हैं। तो मेटल, मेटलॉइड, अलॉय, ठीक है? आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। इतनी कहानी समझ में आ गई? ये समझा चुका मैंने आपको। अच्छा, इसको आप लोग कैसे प्रिपेयर करना बच्चों, याद रखना, डिस्टिंग्विश के हिसाब से। कैसे प्रिपेयर करोगे? डिस्टिंग्विश। तो एक साथ पूरा आंसर हो जाएगा आपका, दोनों। अब एमॉर्फ के बारे में और पढ़ना। अब अपने को किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है? तो इसके अंदर हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस करना है अपने को। अच्छा, इस पे ना ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकता है, मैं बताता हूं आपको। अच्छा, कौन बताएगा ये आइसो का क्या मतलब होता है? सेम, वेरी गुड। अब आप वर्ड का मतलब निकाल सकते हो। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। अब मतलब समझ में आ गया? मतलब क्या समझ में आ गया? सेम फॉर्म। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? अच्छा, और एक यहां पर ऊपर पढ़ लेते हैं, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज आइसो और पॉली। अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिमिलैरिटी है ना, सेम फॉर्म है, तो क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फ। अगर डिसिमिलर है तो हाँ, पॉलीमॉर्फ बोलेंगे। एक ही स्ट्रक्चर के ना अलग अलग फॉर्म भी हो सकते हैं, हाँ, तो मैनी फॉर्म। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का होता है मैनी। ए, दो अलग अलग क्रिस्टल है लेकिन दिखने में सेम है, तो आइसोमॉर्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक ही क्रिस्टल है लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक ही कंपाउंड है, समझ आ रहा है, लेकिन उसका फॉर्म क्या है? अलग अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फ। तो पॉलीमॉर्फ किस में होगा? एक ही सब्सटेंस के अलग अलग रूप होंगे। साईनाथ तेरे हजारों रूप, ऐसा कुछ गाना वगैरह ना, या हजारों हाथ बोलता पता नहीं। ओके, तो सुनो, अगर दो लोग है फॉर एग्जांपल 1 2, लेकिन इनका स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है, क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फ। दो अलग अलग लोग हैं लेकिन दिखने में कैसे हैं, तो आइसोमॉर्फ बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, एक ही बंदा है, सुनो, ये एक ही लड़की है, लेकिन ठीक है, आज ये अलग दिख रही है, कल कुछ अलग दिखाई देगी, परसों कुछ अलग दिखाई देती है। एक ही के अगर अलग अलग फॉर्म दिखाई देंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ रही बात?
अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। मेरे पास देखो, अगर एग्जाम में आपको पहचानने के लिए बोलता है कि बताओ इसमें इसके अंदर आइसोमॉर्फ कौन है, तो पहचानने का तरीका सुन, पहचानने का तरीका सुन। NaF सोडियम फ्लोराइड, ये Na कितना है 1, फ्लोरीन कितना है, इनका एटॉमिक रेशो क्या है 1:1, क्या बोलेंगे तो 1:1। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखें तो एक मैग्नीशियम और एक, तो इनका, तो यहां अगर एटॉमिक रेशो इनका सेम है, समझ जाने का ये आइसोमॉर्फ है। क्या है ये, तो ये डिफरेंट कंपाउंड है ना, लेकिन ये दिखेंगे सेम। आपको कैसे पता चलेगा दिखेगा, हमने तो देखा नहीं इसको। आप सिर्फ एटॉमिक रेशो देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। क्या देखोगे, अच्छा ये वाला चेक करते हैं, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका है 1:1:3 है। कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, 1:1:, तो इसका भी स्ट्रक्चर जब आप चेक करोगे बच्चों ये सेम दिखाई देगा। अपने को स्ट्रक्चर देखने की जरूरत, आप सिर्फ एटॉमिक रेशो चेक कर सकते हो। आप कैसे चेक करोगे, हमारे पास कंपाउंड भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले का सिर्फ आप एटॉमिक रेशो चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा कौन आइसोमॉर्फ होगा और कौन नहीं होगा। समझ आ रहा है। अच्छा तो डिफरेंट कंपाउंड्स है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक रेशो अगर आप देख रहे हो सेम है, तो समझ जाना वो कौन है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है। अच्छा क्या ये और ये आइसोमॉर्फ हो सकता है, नहीं हो सकता, इनका एटॉमिक रेशो क्या है अलग है, तो ये आइसोमॉर्फ नहीं होंगे। अंडरस्टूड। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिक मार्क कर लीजिए और नीचे एग्जांपल जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको बता देने का। 2 और मोर, यहां एग्जांपल 2 लिया हुआ है, ठीक है। 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा सेम, आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। तो आइसोमॉर्फस क्या होता है ये बता दिया। अच्छा आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, जो ठीक है आपको यही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, इनको आइसोमॉर्फस बोलेंगे। इन दिस सब्सटेंस द केमिकल कंपोजिशन हैज सेम एटॉमिक रेशो, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या सेम होता है, दे हैव सेम एटॉमिक रेशो। पूरा लिखना चाहे पूरा पूरा लिख लो, या आप बोलेंगे यहां पर ऐसे लिख सकते हैं आप, दे हैव, शॉर्ट कर सकते हैं, सेम एटॉमिक रेशो। आइसोमॉर्फस का क्या सेम होता है बच्चों, एटॉमिक रेशो, और शॉर्ट कर लेने का, देखो कभी भी पॉइंट्स को आप अगर 2 लाइन की चीज है उसको 1 लाइन में बोल पा रहे हो, समझ आ रहा है, तो याद करने में भी बाद में आसानी रहती है। अच्छा यहां पर एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों, आप कोई भी एक एग्जाम्पल कर लो बस हो गया। सोडियम फ्लोराइड और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कौन है आर, सेकंड वाला नहीं करना है मत करो, एक एग्जाम्पल तो कम से कम कर ही लो। आर आइसोमॉर्फस पैर्स। ये आइसोमॉर्फस किसको कहते हैं, आइसोमॉर्फस किसको कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या हो सेम, दे आर सेड टू बी, दे आर कॉल्ड, दे आर नोन एज आइसोमॉर्फस। समझ में आ गया, बोलो आइसोमॉर्फस क्या होते हैं, 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस। समझ में आ गया। एग्जाम्पल में कौन सा करोगे, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या सेम है इनका। अच्छा एक पॉइंट और क्या लिखने हैं, दे हैव सेम एटॉमिक रेशो। आइसोमॉर्फस का क्या सेम होता है बच्चों, सेम एटॉमिक रेशो होता है, पहचानना बहुत आसान है, एटॉमिक रेशो सेम है, बोल दो आइसोमॉर्फस है, ठीक है। चलो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म मैंने क्या बोला था, एक ही सिंगल रहेगा ना, उसके ही अलग अलग फॉर्म्स होंगे। एग्जांपल देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर टेक्स्ट बुक में आपको यहां पर आपको ये देखो 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, देखो इसके अलग अलग फॉर्म है, अगर आप देखोगे ना इसका केमिकल फॉर्मूला सेम है। ये कौन है, क्रिस्टोबेलाइट, अल्फा क्वार्ट्ज बोला जाता है इसको, और ये क्या है बीटा क्वार्ट्ज, लेकिन केमिकल फॉर्मूला इसका सेम है। ये कौन है, सिलिका।
मैनी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिका रेत होता है ना, ठीक है, सिलिका, तो उसके अलग अलग फॉर्म है, फॉर्मूला SiO2 ही है, लेकिन इसके फॉर्म देख लो क्या क्या है। ये वाला कौन सा है, क्रिस्टोबेलाइट, ये कौन है, अल्फा क्वार्ट्ज, ये कौन है, बीटा क्वार्ट्ज, है SiO2, सारे के सारे कौन है, Si, लेकिन सबका फॉर्म क्या है, सबका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स, क्या बोलते हैं, या पॉलीमॉर्फस बोलते हैं। देखो यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म बात कर लेते हैं, चलो टिक मार्क करो बच्चों। पॉलीमॉर्फस क्या होता है जरा चेक करें, सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 or more forms और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, पहले और इसमें क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बताओ। उसमें 2 या 2 से ज्यादा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम होगा, 2 या 2 से ज्यादा का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, और इसमें एक ही का 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर होगा। उल्टा नहीं समझ आया आपको इसमें, वहां पर क्या था, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, तो आइसोमॉर्फस कहा जाएगा। पॉलीमॉर्फस क्या हो गया, एक ही का स्ट्रक्चर कितना होगा, 2 या 2 से ज्यादा होगा। समझ आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंगल सब्सटेंस सॉरी हैविंग 2 or more फॉर्म, और बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर सेड टू बी या इज कॉल्ड आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। समझ गए। अच्छा एग्जाम्पल में कौन आएगा इसके अंदर, इसके एग्जाम्पल में अगर आप बात करोगे, एक कैल्शियम कार्बोनेट के 2 एग्जाम्पल आप याद करना बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, CaCO3, जिसको नहीं पता है तो लिख के रखो। इसका एक फॉर्म होता है बच्चों जिसका फोटो नहीं दिया गया, कैल्साइट और कौन, आर्गोनाइट, कैल्साइट और, तो कैल्शियम कार्बोनेट के ये 2 फॉर्म है एक ही फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर कितने होंगे, 2, तो जिसका नाम क्या दिया जाता है, कैल्साइट और आर्गोनाइट नाम से जाने जाते हैं। है दोनों भी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका नाम पड़ा है कैल्साइट और आर्गोनाइट, ठीक है। अच्छा दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास बच्चों, सिलिका। सिलिका का क्या फॉर्मूला, रेत का फॉर्मूला क्या है, SiO2 है बच्चों, कौन है, SiO2, तो इसके पॉलीमॉर्फस कौन है, पॉलीमॉर्फ कौन है, तो इसके पॉलीमॉर्फ है, मैंने फोटो दिखाया अभी आपको, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट। बोलो इतना समझ में आ गया, क्या बोला बोला बच्चे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फस क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस का 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फस, ठीक है। अच्छा इसमें कोई एग्जांपल आपको याद है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसके कितने मॉर्फ हैं, 2, कौन कौन से हैं, कैल्साइट एंड, समझ में आ रहा है, आर्गोनाइट सॉरी, आर्गो, ठीक है, एरागोनाइट बोलते हैं लेकिन आर्गोनाइट आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, एरागोनाइट, तो आर्गोनाइट। और नेक्स्ट कौन है बच्चों, सिलिका, SiO2, सिलिका का बहुत आसान है, डायग्राम भी देख लिया आपने, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबेलाइट, देख लिया। कितने लोग को समझ में आ गई ये चीजें, सभी बच्चों को ऑलमोस्ट। हमने अभी 2 डेफिनेशन किया, एक आइसोमॉर्फस क्या होता है किया, और एक किया पॉलीमॉर्फस। अच्छा अगर ये पॉलीमॉर्फस किसी कंपाउंड में नहीं, किसी मटेरियल में नहीं, किसी एलिमेंट में दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है, एलिमेंट में, एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट, मालूम है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, 118 एलिमेंट, सिंगल अगर एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कोई कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, अगर ये एलिमेंट में दिखाई देता है तो पॉलीमॉर्फिज्म को आप एलोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी भी इंपॉर्टेंट है, आपको अगर पूछेगा व्हाट इज एलोट्रॉपी तो क्या बोलो,
एलोट्रॉपी क्या होता है, तो क्या बोलोगे डेफिनेशन? ये जो पॉलीमॉर्फ आप देख रहे हो ना, अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म किस में दिखाई दे, एलिमेंट्स में दिखाई दे। अब देखो ये तो कंपाउंड है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, दिस इज कंपाउंड। लेकिन अगर यही चीज मुझे किसके अंदर दिखाई दे, एलिमेंट्स में दिखाई दे, तो इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। बोलो एलोट्रॉपी का डेफिनेशन याद हो गया? पॉलीमॉर्फ समझ में आ गया कि सिंगल सब्सटेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर, अगर यही चीज मुझे एलिमेंट में दिखाई देती है तो इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। अब एग्जांपल बात करेंगे फिर, ठीक है? अच्छा, कार्बन के एलोट्रॉप्स आप पहले से जानते हो। कार्बन कौन कौन से फॉर्म में मिला जाता है आपको? डायमंड के फॉर्म में मिलता है ना, और ग्रेफ, फ्यूलरीन, नैनो ट्यूब, समझ आ रहा है, बकी बॉल, ठीक है? तो सुनो यहां पर, 3 polymorphic forms of carbon are diamond, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन। याद कर लो, जो एग्जांपल दिया गया है टेक्स्ट बुक में उसको अच्छे से करना है, ठीक है? अब ये आपको डायमंड का स्ट्रक्चर आप लोग ने देखा होगा, देखा है नहीं देखा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। देखो मैं ट्राइपॉड ट्राइपॉड बनाते जा रहा हूं, देख रहे हो? ऐसा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूं। और ग्रेफाइट का भी एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ऐसे होता है, लेयर होता है। ग्रेफाइट किधर होता है मैं आपको बताऊं, आपकी पेंसिल में। ये जो पेंसिल की नोक देख रहे हो आप, ये वाली नहीं, आपकी, सुनो बात को, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट है, क्या है ये? तो कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन का क्या है ये? समझ में आ गई बात? और ग्रेफाइट के और भी इस्तेमाल आप लोग देखते हो। ग्रीस मालूम है आपको? ग्रीस समझ आ रहा है? तो ग्रीस में भी ग्रेफाइट डाला जाता है, ठीक है? तो ये ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट बताया क्या होता है? लुब्रिकेंट्स किसको कहते हैं, या लुब्रिकेटिंग मटेरियल किसको कहते हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए। वेरी गुड। आप ग्रीस क्यों लगाते हो बताओ? शटर में ग्रीस लगाते हो, साइड में क्यों लगाते हो? फ्रिक्शन कम करने के लिए। तो शटर, हाँ, फटाक से खुलेगा, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो फटाक से खुलेगा। तो एज अ लुब्रिकेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इस पेज पर मैंने जितना भी डिस्कशन किया, क्या वो सबको समझ आया बच्चों? ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन बात करेंगे। फिर किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कितने हिस्सों में बांटे गए हैं, क्लासिफिकेशन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इधर आ जाओ। सबसे पहले आप सभी बच्चे मुझे बताओ, ए जीशान, सॉलिड्स के कितने टाइप है? अब कोई बताएगा नहीं बच्चों, बोल। हाँ, कितने नंबर बोल सिर्फ पहले। हाँ, बाकी बच्चे बोलो, कौन कौन से हैं? 4 है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फ, एमॉर्फस सॉलिड, सही है। अच्छा, डिस्टिंग्विश के हिसाब से जरा कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दो। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको अरेंजमेंट कैसा दिखाई देगा? रेगुलर अरेंजमेंट। और यहां पर कैसा होता है? इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। अच्छा, यहां पर जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज? इधर पे शॉर्ट रेंज। वेरी गुड। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में टिप्पणी करो। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर शार्प नहीं होता है ना, नॉट शार्प करके डिस्टिंग्विश में बोल सकते हैं। और क्या नाम है, रेंज होता है बेसिकली। एक मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है? मेल्ट होने का टेम्परेचर का रेंज होता है। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, ये क्रिस्टलाइन वाला क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है। और ये वाला, हाँ, किसको छोड़ के? क्यूबिक वाले को छोड़ के, उस वाला आइसोट्रॉपिक रहता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। अब क्यूबिक क्या है ये आपको आगे चल के समझ आ जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जब आप उन टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ये तो क्लासिफिकेशन है, लेकिन जब आप उसको स्ट्रक्चर के टाइप्स पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर एक टाइप आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर है।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं बच्चों। क्या आप लोग अमॉर्फ में कोई एग्जांपल बता सकते हो? कॉमन एग्जांपल जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। ग्लास देखते हो, वेरी गुड। और रबर देखते हो, प्लास्टिक देखते हो, और तार, डांबर। लेकिन टार लिखना एग्जाम में जब लिखोगे तो, नहीं तो तुम्हारा डांबर बना देगा एग्जामिनर। अच्छा, अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एग्जांपल बताइए। सॉल्ट है, आइस है, हाँ हाँ, बर्फ लिखना तो, हाँ आइस लिख दिया बस हो गया ना। सुअर, और बोलो। मेटल्स हो गए, मेटल्स कोई भी एग्जांपल लिख दो आप, सब क्रिस्टलाइन होंगे। हाँ, मटेरियल में डायमंड है, ग्रेफाइट है, हाँ फ्यूलरिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस हो गया, इतने एग्जांपल है। अच्छा, अब आप लोग बताइए, पॉली सॉरी आइसोमॉर्फ क्या होता है? आइसोमॉर्फस किसे कहते हैं? बराबर, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम फॉर्म बोल सकते हो, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ठीक है, आर सेड टू बी, आई सेड टू बी आइसोमॉर्फस। अच्छा, इसको आप पहचानोगे कैसे? एटॉमिक रेशियो अगर सेम है तो वो आइसोमॉर्फस होंगे। समझ गए बात को? अच्छा, एग्जाम्पल में सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला कर लीजिएगा, या सोडियम नाइट्राइड, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जाम्पल भी कर सकते हो। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में एटॉमिक रेशियो क्या है? 1:1 है। क्या है? अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट में एटॉमिक रेशियो क्या है? वेरी गुड, 1:1:3, 1:1:3। समझ में आ रहा है? अच्छा, पॉलीमॉर्फस किसे कहते हैं? एक सब्सटेंस होगा, दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे उसके पास, है ना, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फस बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल कोई याद है? दो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट के दो पॉलीमॉर्फ बताओ। कैल्साइट, एरागोनाइट, आर्गोनाइट या एरागोनाइट। ठीक है, अच्छा, सिलिका के टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी दिया गया है, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबेलाइट। क्रिस्टोबेलाइट याद रहेगा बच्चों? अच्छा, अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म हमको दिखाई दे रहा है किसी एलिमेंट में, तो एलोट्रॉपी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? तो पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग इन एलिमेंट इज सेड टू बी इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। क्लियर है बात? अच्छा, कोई एग्जांपल बताइए। कार्बन के एलोट्रॉप्स बताइए। डायमंड, एलिमेंट कार्बन है, उसके एलोट्रॉप्स डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलरिन। अंडरस्टूड? क्लियर होता है सबको? अच्छा, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किन किन हिस्सों में बांटा गया है? ठीक है, अच्छा, तो यहां पर अभी फिलहाल हम लोग, आप चाहे तो साइड हेडिंग याद कर सकते हो, और अदरवाइज यहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ उनको अंडरलाइन करते हैं पहले। किधर गया? 4 कैटेगरी में बांटा गया बच्चों। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज, जिसमें पहला है बच्चों आयनिक सॉलिड्स, दूसरा है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, तीसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और जो फोर्थ वन है बच्चों वो मेटालिक सॉलिड्स। ऊपर से अगर चैप्टर की शुरुआत से आओ ना, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस को अभी पढ़ना। क्रिस्टलाइन के फर्दर कितने हैं? 4। अब वो 4 के पहले नाम याद करो, फिर इंडिविजुअली एक एक को पकड़ के याद करना है। तो पहला है आपका आयनिक है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और मेटालिक सॉलिड। देखो ये कितने बच्चों को याद हो गया?
याद हुआ एकदम बढ़िया से? आयनिक कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क क्यों बोल रहे बताऊंगा मैं आपको। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और लास्ट वाला कौन सा है, मेटालिक सॉलिड्स। तो इसके 4 टाइप हो गए। अब इंडिविजुअली मुझे क्या करना है, एक एक टाइप को एक्सप्लेन करना है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। पॉइंट बने हुए बच्चों, बस आपको जो है ना पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते रहना है, और इसी पर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको। एग्जाम्पल पर बाद में आएंगे। ओके, ये इतना विजिबल है, टेक्स्ट बुक भी लाए हैं ना सब लोग, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अच्छा, नाम क्या है बच्चों, आयोनिक, है ना। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, मैंने आपको क्या बोला, पार्टिकल्स कौन कौन हो सकता है, आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ऐसे बोला था। अब ये आयोनिक सॉलिड है, कौन सा सॉलिड है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे जिससे मिलकर ये बना होगा वो आयंस होंगे ना। और आयंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, पहले पॉइंट में बताना है कि ये सॉलिड किससे मिलकर बना होगा। तो क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है तो आयन से मिलकर बना होगा, और आयन मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। अंडरस्टूड। तो यहां पर पहला पॉइंट में आपको बताना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज्ड आयंस। अब चार्ज्ड आयन मतलब पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, दैट इज केटायंस एंड एनायंस। अच्छा, केटायंस मतलब पॉजिटिव आयन होते हैं, एनायंस मतलब नेगेटिव आयन होते हैं। इसको ध्यान रखना है अपने को, सभी बच्चों को। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले भी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। अनायन कैसे याद रखोगे, अनेगेटिव आयन। कट आयन कैसे याद रखोगे, ऐसे लाइन मार के जब कट करेंगे तो कट आयन पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए बात को, कैट आयन, कैट आयन तो कट कर देने का, ऐसे पॉजिटिव आयन याद रहेगा। एक कैटायंस कौन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैटायंस कौन होते हैं, एनायंस कौन होते हैं। इसको याद रखने का तरीका है, इसका डेफिनेशन ऐसा, इसका फुल फॉर्म नहीं है ये, पहले भी बता चुका हूं मैं। एनायंस का डेफिनेशन देखोगे, आयंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। तो ये जो एन है एक्चुअल में ये एनोड से आता है। एनोड होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, तो एनायंस बोले तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, यानी नेगेटिव। पॉजिटिव तो कौन अट्रैक्ट होगा, तो एनायंस यानी नेगेटिव आयन। इसको याद रखने का तरीका अनेगेटिव आयन। बोलो क्लियर है, क्लियर सबको। कैटायन पॉजिटिव आयन। अच्छा, में डिफरेंट साइज, अच्छा इनका साइज जो है ना डिफरेंट हो सकता है, सेम सिमिलर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। पहला पॉइंट में हमको ये बताना है कि मेरा जो सॉलिड है वो बना किससे है। आयनिक सॉलिड किससे बना होगा, आयन से बना होगा। और आयंस कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं। तो क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर चार्ज आयंस। चार्ज आयंस कौन होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस विच में डिफर इन साइज। इसके अकॉर्डिंग लिखना है या शॉर्ट में बोल देना, खत्म, आपकी मर्जी है वो। सेकंड पॉइंट किसके बारे में बात करेंगे, फोर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। किसके बारे में बात करेंगे, कैटायन पॉजिटिव आयन है, एनायन फिजिक्स में चले जाओ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होता है, और उसको कूलम फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहां पर जो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स होगा वो कौन सा होगा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, और टेक्स्ट बुक में यहां पर क्या लिखा हुआ है, कूलम फोर्स लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, ईच आयन ऑफ गिवन साइन ऑफ चार्ज इज बॉन्डेड टू आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज। मान लो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो इधर पे जनरली बात कर रहा है, कोई भी गिवन चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो अपोजिट चार्ज वाले के साथ में एक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, अराउंड इट बाय कूलम फोर्स। या दूसरे लफ्जों में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, द पार्टिकल ऑफ आयनिक क्रिस्टल आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज। ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है ना आपको, नहीं ये लिखो ना, ये मत लिखो। क्या बोलेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। आसान है,
बोलो बोलो। चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इसको अपने लफ्जों में भी आप लिख सकते हो, द आयंस ऑफ आयनिक क्रिस्टल आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। खत्म हो गई बात। इतना भी लिख दिया तो हो जाएगा, यहां तक भी लिख दिया तो बस हो जाएगा पॉइंट, बिटवीन बोलने की जरूरत। अच्छा, थर्ड पॉइंट, इस पे हार्डनेस पे बात करनी है अपने को। तो जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, जैसे नमक आप लोगों ने देखा है, नमक देखा है कि नहीं देखा है? ये आयनिक क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? सॉल्ट, आपके टेबल सॉल्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर उस पर ऐसे हथौड़ा मारोगे या उसको गिराओगे, क्या हो जाएगा बच्चों? टूट जाएगा, है ना। हार्ड सॉलिड है, लेकिन अगर उस पे हथौड़ा मारेंगे या उसको गिराएंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ब्रिटल होते हैं ये। कैसे होते हैं? ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेकेबल। क्या होता है बच्चों? याद रखिए। तो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। समझ आ रहा है? अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये अलग से पॉइंट बना सकते हो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एमपी पे क्या बना सकते हो? अलग से एक पॉइंट बना सकते हो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप लोगों ने क्लास 10 में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, तो वही पॉइंट्स है आयनिक कंपाउंड्स। ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं, उधर पे ही पॉइंट पड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक और बात, अगर आपको मैं एक नमक दे दूं बड़ा सा ऐसे, ठीक है, एक एक बड़ा सा नमक दे दिया ऐसे, और बच्चों जो लाइव वायर होता है ना, लाइव वायर, वो मैं यहां पर लगा। लाइव वायर क्या होता है? वो आपके फेज वायर जिसमें करंट आ रहा होता है, कलर के हिसाब से रेड बोल दो, तो यहां पर कनेक्ट कर देता हूं और यहां पर आपको बोलता हूं हाथ लगाने, ठीक है। तो क्या ये करंट ऐसे पास होगा? नहीं होगा। ये जब तक सॉलिड है, ये लकड़ी है, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने कोई एक नमक का आयनिक क्रिस्टल ले लिया इसकी जगह, क्या ले लिया? मुझे लकड़ी लिया है, कहां से जाएगा? इसकी आप अज्यूम करो कि आयनिक क्रिस्टल है। क्या है ये? आयनिक क्रिस्टल है। यहां लगाऊंगा, इधर से करंट पास, तो जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स या आयंस फ्री नहीं होते। अब ये आयनिक है तो इलेक्ट्रॉन को क्या नाम है, सॉरी, करंट को पास करने में मदद करते हैं आयंस। अब सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, आयंस एकदम अपनी जगह पर क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो वो क्या नाम है, करंट को पास होने नहीं देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन आप समझिए, अगर मैं इसको मेल्ट कर देता हूं, क्या कर देता हूं? पिघला देता हूं लिक्विड स्टेट में, तो जब ये लिक्विड बन जाएगा तो इसके अंदर जो, मान लो सोडियम क्लोराइड की बात, तो सोडियम आयन फ्री हो जाएगा, क्लोरीन आयन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? पास करेंगे। और अगर मैं इसको पानी में डाल देता हूं तो Na+ और ज्यादा फ्री हो जाएगा, Cl- और ज्यादा फ्री हो जाएगा, तभी भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों सिंपल है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और दे आर गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड और डिसॉल्व्ड इन वाटर। कहानी समझो इसको, रुको मैं बताता हूं जरा, थोड़ा सा अच्छे से विस्तार से और बताता हूं इसको। ये देखो बच्चों, आपके पास ना ये NaCl का सॉलिड है, इसमें बेसिकली Na बैठा हुआ है, Cl है, ठीक है, प्लस आयन, Na+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन, Cl- आयन, ऐसे सबकी पोजीशन क्या है बच्चों? एकदम फिक्स्ड है। अगर आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, करंट पास करते हो, और यहां से एक आपने तार कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहां से करंट पास, क्योंकि करंट को पास करने में मदद करते हैं ये आयन, और ये अपनी जगह पर क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। जब ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड में। और जैसे ही आप इसको मेल्ट करते हो, ये मेल्ट हो जाता है, तो ये आयन क्या हो जाता है बच्चों? मूवेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मूवेबल हो जाते हैं। और जब ये मूवेबल हो जाएगा तो करंट को फिर क्या करेगा?
पास करेगा। और अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो और फ्री हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में आयंस मदद करते हैं। किसी सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो अगर वो आयंस फ्री हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और अगर वो फिक्स्ड हैं, फ्री नहीं है, तो वो मदद नहीं करेंगे। यानी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर होगा कि गुड कंडक्टर होगा? सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में बैड कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर होगा। समझ आ रहा है? अच्छा, जब ये मेल्टेड मोल्टेन फॉर्म में होगा या एक्वस होगा, यानी पानी में घोल दिया हमने, डिसॉल्व स्टेट में होगा, तो आयंस फ्री रहते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अभी क्या आपको ये पूरे 4 पॉइंट का मतलब समझ आया? पहले पॉइंट में आपको मुद्दा पकड़ो यहां पर। पहले पॉइंट में क्रिस्टलाइन का सॉलिड बनेगा कैसे? आयनिक सॉलिड किससे बना होगा? सोचिए, चार्ज आयन से बना होगा। पहला पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइन ये आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ चार्ज आयंस, ऐसे भी बोल सकते हो अपने हिसाब से। दूसरे पॉइंट में आपने को किसके बारे में बात करना है? ये आयंस के बीच में फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ आया? द आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल या आयंस। तीसरे पॉइंट में अपने को बात करना है उसके हार्डनेस के बारे में बात करना है। कैसा होता है ये? हार्ड एंड ब्रिटल। उसी में एक और पॉइंट भी बना सकते हो तीसरे वाले में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये कम टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा, हाई टेम्परेचर पे पिघलेगा। समझे बात को कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चौथा पॉइंट है, उसमें हमने किसके बारे में बात किया? कंडक्टिविटी की बात किया। किसकी बात किया? अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं सॉलिड स्टेट में इसमें से करंट पास करता हूं तो पास होगा? तो क्या बोलेंगे? दे आर नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन बोल सकते हैं, या मेल्टेड और डिसॉल्व्ड स्टेट। समझ आ रहा है? या एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन फॉर्म के अंदर ये गुड कंडक्टर। क्या पॉइंट समझ में आ गया? जितना भी बोला इस पे शॉर्ट नोट आता है आपको। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, या आयनिक सॉलिड्स। तो इतने 4 पॉइंट लिख दिया, खत्म हो गया, 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको आराम से। एग्जाम्पल्स में याद रखिए, जितने भी सॉल्ट्स हैं, जितने भी सॉल्ट्स है वो कौन है? आयनिक सॉल्ट है। एक एग्जाम्पल तो सबको याद ही हो गया होगा आयनिक में, कौन? NaCl। ठीक है।